नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यह इतिहास ग्रंथ नेट जेआरएफ, सेट परीक्षा, ऑल एंट्रेंस एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त है। इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, जो अब सेट परीक्षा होने वाली है 7 अप्रैल को, उस सेट परीक्षा में जो हिंदी विषय है हमारा, उस हिंदी विषय के PYQ क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं, वह भी देखिए। और कहा जाए तो आज जो है, मेरे ख्याल से आज इस ग्रंथ का, हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास का लास्ट भाग होगा मेरे ख्याल से। कोशिश करेंगे आज समाप्त करने की। हुआ तो अच्छा, न हुआ तो फिर अगला एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। तो हम आलोचक देख रहे थे, और आलोचना में शांतिप्रिय द्विवेदी यहाँ हम देख रहे हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी छायावादी कविता के समर्थक आलोचक थे। यानी शांतिप्रिय द्विवेदी यह जो है, छायावाद के जो समर्थक आलोचक थे उनमें से एक है। यानी छायावादी आलोचना का समर्थन करने वाले आलोचकों में शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। शरीर से दुबला पतला, ठींगना, कानों से बधिर, शांतिप्रिय द्विवेदी। यानी शांतिप्रिय द्विवेदी यह एक पुरुष है। शरीर दुबला पतला और ठींगना, यानी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, और कानों से बधिर है, उनको ठीक तरह से सुनाई नहीं देता। और शांतिप्रिय द्विवेदी आंतरिक सौंदर्य चेतना से समृद्ध थे। वे अपने जीवन काल में भी उत्प्रेक्षित थे और मृत्यु उपरांत भी उपेक्षित। यानी वह मृत्यु से जीवित थे तभी भी वह उपेक्षित थे, और मृत्यु होने के बाद भी उपेक्षित रहे। किंतु छायावादी आलोचना के प्रतिनिधि आलोचक वे थे। उनकी आलोचना की भाषा पर छायावादी कविता का गहरा रंग था। यानी शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचना पर छायावाद की कविता पर गहरा एक रंग दिखाई देता है। आलोचना महत्व है। छायावादी कविता और शांतिप्रिय द्विवेदी आलोचनात्मक भाषा का तुलनात्मक अध्ययन किया। यानी शांतिप्रिय द्विवेदी ने क्या किया है, तो आलोचनात्मक भाषा और छायावादी कविता और आलोचनात्मक भाषा का तुलनात्मक अध्ययन शांतिप्रिय द्विवेदी ने किया है। प्रकाश पड़ सकता है। अभी उनकी आलोचना कृतियों में साहित्य की, कवि और काव्य, सामायिकी, संचारणी तथा युग और साहित्य, यह शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। सुमित्रानंदन पंत ने, एक मिनट, इसको साफ करते हैं। सुमित्रानंदन पंत पर लिखी गई उनकी ज्योति विगह पुस्तक अपने समय में चर्चा रही। यानी शांतिप्रिय द्विवेदी ने जो सुमित्रानंदन पंत पर लिखी हुई किताब है ज्योति विहग, यह महत्वपूर्ण है। अगले जो आलोचक है वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में होता है और उनकी मृत्यु 1978 में होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरे आलोचक है जिनकी आलोचनात्मक उपलब्धियां महत्वपूर्ण और संग्रहणीय है। यद्यपि उन्होंने सन 1940 से 1941 से पहले ही लिखना आरंभ किया था। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940-41 से लिखना आरंभ किया था। 40-41 से, एक मिनट, 40-41 से ही लिखना आरंभ किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इनका जन्म जो है 1907 और मृत्यु 1978 में होता है। आरंभ किया था, परंतु इनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, तो उनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका। 1940 में जो प्रकाशित होती है वह हिंदी साहित्य की भूमिका, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1940 में प्रकाशित होती है। इसे उनके सिद्धांतों को बुनियादी पुस्तक कहा जा सकता है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पुस्तक को हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तकों को बुनियादी
सिद्धांतों की बुनियादी कहा जाता है तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 को पुस्तक कहा जा सकता है। इस पुस्तक में उन्होंने आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा की है। उनका कहना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि ग्रंथकार का स्थान निर्धारित करने के लिए क्रमागत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जातीय परंपरा या सांस्कृतिक विरासत का पर्याप्त बोध हो। बोध का अर्थ समझदारी से है, कोरे पांडित्य से नहीं। द्विवेदी जी ने बोध और पांडित्य का अद्भुत सम्मिश्रण है। नवीन मानवतावाद और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के कारण उनका पांडित्य लचीला और बोध आधुनिक बन जाता है। द्विवेदी जी भी मुख्यतः शुक्ल संस्थान के ही आलोचक, यानी द्विवेदी भी शुक्ल संस्थान के यानी शुक्ल युग के ही आलोचक है। आगे देखते हैं, एक मिनट। मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक पद्धति के कारण शुक्ल जी से अलग हो जाते हैं, यानी वह मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक पद्धति के कारण वह शुक्ल जी से अलग प्रकार के आलोचक हो जाते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी के पहले मनुष्य की महिमा और मानवीय मूल्यों में इतनी गहन आस्था किसी की नहीं रही है, किंतु उसी आस्थाएं वर्णाश्रम धर्म की चौहंदी में बहुत कुछ सीमित थी। मनुष्य की महिमा की प्रतिष्ठा आधुनिक युग की चेतना का परिणाम है, जिसका प्रादुर्भाव छायावादी कविता के साथ साथ होता है। द्विवेदी जी की पहली पुस्तक सुर साहित्य में छायावादी भावुकता का प्राधान्य है, यानी द्विवेदी जी की पहली जो पुस्तक थी वह थी सुर साहित्य जो छायावादी भावुकता का प्राधान्य, यानी छायावाद की भावुकता का प्राधान्य किसमें था? द्विवेदी की रचना में। तो उसका नाम है, देखो, सुर साहित्य। एक मिनट, ये हाँ, उसका नाम था सुर साहित्य में छायावादी भावुकता का प्राधान्य, छायावाद की भावुकता दिखाई देती है सुर साहित्य किताब में। उसके बाद है, इसलिए विचार का पक्ष बहुत कुछ दब गया है, किंतु सन 1940 में उनमें जो परिपक्वता दिखाई पड़ी, उनमें हिंदी की आलोचना पद्धति और ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिस नैरतर्य की आरंभ में चर्चा की गई है, वह सन 1940 में भी वैचारिक स्तर पर दिखाई पड़ता हुआ है। कबीर के अध्ययन में उनके दृष्टिकोण का प्रायोगिक रूप स्पष्ट हुआ है। उन्होंने कबीर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक नैरत्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को किन किन दृष्टिकोण में रखा है? तो सामाजिक दृष्टिकोण में देखा है, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक नैरत्य में व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा है किस हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसी कवि से मूल्यांकन के लिए क्रमागत परंपरा और सामाजिक संदर्भ दोनों उपयोगी होते हैं, पर शर्त है कि इनका उपयोग उनकी कृति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाए। इस नैरतर्य के साथ साथ कबीर के नए मूल्यांकन में उनकी आधुनिकतावादी दृष्टि का भी पर्याप्त योग रहा है। उन्होंने बताया है कि क्या भाव, क्या भाषा, क्या अलंकार, क्या छंद, क्या पारिभाषिक शब्द, सर्वत्र वे ही सिद्ध योगी कबीरदास के मार्गदर्शक थे। यानी कबीरदास के मार्गदर्शक जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि क्या भाषा, क्या भाव, क्या भाषा, क्या अलंकार, क्या छंद, क्या पारिभाषिक शब्द, सर्वत्र वे ही सिद्ध योगी, यानी वे ही सर्वत्र सिद्ध योगी है कबीरदास। कबीर की भांति ये साधक नाना मतों के खंडन करते, यानी कबीर ने जिस प्रकार खंडन किया है, खंडन विद्रोह भावना थी खंडन करने की, उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी खंडन करते थे। वह भी सहज और शून्य में समाधि लगाने को कहते हैं। सहज यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों का अखड़पन कबीर में पूरी मात्रा में है। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन है, सहज यानी सिद्ध जो थे, एक मिनट, जो सहज यानी सिद्ध थे, सहज यानी सिद्धों में नाथपंथी योगियों का अखड़पन कबीर में पूरी, यानी जिस प्रकार अखड़पन सहज यानी सिद्धियों में था, नाथपंथियों में था, उसी प्रकार कबीर में भी पूरी मात्रा में था। परंतु कबीर की महत्ता, एक मिनट, कबीर की जो महत्ता है या प्रसिद्धि है इस अनुवर्त में नहीं है, यानी वह आकड़पन में कबीर की महत्ता या प्रसिद्धि नहीं है।
बल्कि मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है उसके उद्घाटन में थी। यानी कबीर की प्रसिद्धि किसमें थी? जो मनुष्य मनुष्य के बीच में जो रागात्मक संबंध है या द्वेष है उससे उसका उद्घाटित थी। कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य पर भी पहले पहल उन्हीं की दृष्टि की गई है। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि सबसे पहले कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य पर किस आलोचक की दृष्टि यानी कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य पर किस आलोचक की दृष्टि सबसे प्रथम गई है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की गई है, यह बच्चन सिंह कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी में ऐसा व्यंग्य लिखने नहीं पैदा हुआ, उनकी सांप चोट करने वाली भाषा, बिना कहे भी सब कुछ देने वाली शैली और अत्यंत सादी, कुछ अत्यंत तेजी प्रकाशन भंगी अनन्य असाधारण है। परंतु बीच बीच में उनकी भावुकता उनका साथ नहीं छोड़ती। भाषा के संबंध में ही वे आगे लिखते हैं। यानी भाषा के संबंध में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि यहाँ से भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डायरेक्टर थे। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा है, याद रखिए। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी प्रकार कहलवाया दिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेड़ा दरेड़ा देकर भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार हो। यानी भाषा भी कबीर के सामने लाचार बन पड़ती है या लाचारी दिखाई देती है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा है और कबीर को भाषा का डायरेक्टर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे देखते हैं द्विवेदी जी का आधुनिक दृष्टिकोण और नवीन मानवतावाद रवींद्रिक मानवतावाद से बहुत दूर तक प्रभावित है, परंतु वह उनकी प्रतिकृति नहीं है। रूपानियत से संपृक्त होते हुए भी वह एक हद तक उससे मुक्त है। दूसरे शब्दों में वह अपेक्षाकृत यथार्थ के अधिक निकट है। यद्यपि उन्हें यथार्थवादी नहीं कहा जा सकता। रवि बाबू और द्विवेदी का अंतर बंगाल और उत्तर प्रदेश की भूमिका भी, यानी जो रवि बाबू और हजारी प्रसाद द्विवेदी में एक ही अंतर है कि एक जो है बंगाल का है और एक है उत्तर प्रदेश का है। यह मानवतावादी मध्यकालीन मानवतावाद से भिन्न है। एक मानवतावाद धर्म और ईश्वर पर आधारित था, तो दूसरा मनुष्य की ऐहिक दृष्टि और मूल्य मर्यादा बोध पर स्थित। यह नवीन मानवतावाद मनुष्य के मर्त्य जीवन को किसी प्रकार के पाप फल भोगने का परिणाम न समझकर उसे उसी दुनिया में दुख शोक से बचाना और सुख समृद्धि में संपन्न करना चाहता है। उसे वैदिक कृपा पर निर्भर रहकर उससे अपने ही क्रियाकलापों पर निर्भर करना पड़ता है। ये सारे क्रियाकलाप, यानी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है अब मैं वही लेने की कोशिश करूँगा। वैसे कहा जाए तो सभी महत्वपूर्ण ही है, तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते। द्विवेदी जी का कहना है, अभी द्विवेदी क्या कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो जीवन शास्त्रीय लालसा से मुक्ति होना मनुष्य का ऐश्वर्य है। यानी जीवन शास्त्र से मुक्त होना या जीवन से मुक्त होना ही क्या है? एक जीवन शास्त्रीय लालसा से मुक्त होना ही मनुष्य का ऐश्वर्य है या प्रसिद्ध है। प्रयोजनातीत पदार्थ का नाम प्रेम है। यानी प्रयोजनातीत पदार्थ का नाम प्रेम है, भक्ति है, मनुष्य है। यानी मनुष्य भक्ति क्या है? प्रयोजनातीत पदार्थ का नाम ही प्रेम है, मनुष्य है, भक्ति है, मनुष्यता है। इसी को वे साहित्य का मर्म कहते हैं। यानी साहित्य का मर्म ही हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको कहते हैं। उसकी दृष्टि में साहित्य का मर्म वही समझ सकता है जो साधना और तपस्या का मूल्य समझे। मनुष्य धर्मी जीवन पशु सुलभ धरातल से ऊपर उठ जाता है, एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं। यानी फिर आगे जाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन लगता है हमें, यहाँ से है, जो साहित्य हमारी वैयक्तिक क्षुद्र संकीर्णताओं से ऊपर उठा ले जाए और सामान्य मनुष्यता के साथ एक करा के अनुभव करावे, वही उपादेय है। उसके भाव पक्ष के लिए किसी देश विदेश की नैतिक आचार परंपरा का मुँह जोड़ना आवश्यक नहीं है। हमें दृढ़ता से केवल एक बात पर आड़े रहना चाहिए और वह है
कि जिसे काव्य, नाटक, उपन्यास, साहित्य कहकर हमें दिया जा रहा है, वह हमें पशु सामान्य मनोवृत्तियों से ऊपर उठाकर समस्त जगत के सुख दुख समझने की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि देता है या नहीं। द्विविधि का मानवतावाद आदर्शवादी मानवतावाद है, यानी द्विविधि का मानवतावाद कौन सा है? आदर्शवादी है, किंतु यह आदर्श यथार्थ से पृथक संपृथक है, इसलिए उन्हें न तो शुद्ध रोमांटिक कहा जा सकता है, न शुद्ध यथार्थवादी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी कहते मानवतावाद यथार्थवादी मानवतावाद है, किंतु यह आदर्श यथार्थ से संपृथक है, यानी आदर्श यथार्थ की बात करते हैं। और बच्चन सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में क्या कहा है? वह शुद्ध रोमांटिक भी नहीं है और न शुद्ध यथार्थवादी भी नहीं है। अपने रोमांटिक आदर्श के कारण एक मिनट यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदर्शवाद है वह यथार्थवादी मूल्यों के कारण कोरी रोमांटिक है, यानी वह एक कोरी रोमांटिकता कही है, इसलिए उन्हें न तो शुद्ध रोमांटिक कहा जा सकता है, न शुद्ध यथार्थवादी। अपने रोमांटिक आदर्श के कारण न तो वे आदर्शवादी है और न यथार्थवादी। मूल्यों के कारण कोरे रोमांटिक वे वैज्ञानिक मानवतावाद की श्रेणी में भी नहीं गिने जा सकते, क्योंकि कोरी भौतिक प्रकृति और सामाजिक सुख सुविधा तक ही वे अपने को सीमित नहीं रख पाते। अपने हिंदी साहित्य ग्रंथ में तथा अन्यत्र भी उन्होंने सुर तुलसी आदि का मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टिकोण से किया है। यानी सुर तुलसी का जो मूल्यांकन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस दृष्टिकोण से किया है? तो मानवतावादी दृष्टिकोण से। सुर और तुलसीदास का मूल्यांकन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी दृष्टिकोण से किया है। प्रेमचंद का आकलन भी मानवतावादी दृष्टि से हुआ है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का भी आकलन मानवतावादी दृष्टि से ही किया है, और यही उनकी श्रेष्ठता का मेरुदंड है। यानी मानवतावादी ही जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के श्रेष्ठता का मेरुदंड है, यह बच्चन सिंह का कथन है। उनके आलोचनात्मक विश्लेषण में आत्मसमर्पण, नियत मनोभाव, त्याग साधना, तपश्चर्या, संयम शब्द बार बार प्रयुक्त हुए हैं। स्पष्ट है कि जिन रचनाओं में इन मानवीय गुणों पर अधिक बल मिलता हो, उन्हें वे श्रेष्ठ कृतियाँ की संज्ञा देंगे। यानी जिन कृतियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी के जिन कृतियों में कौन से शब्द है? एक मिनट, कौन से शब्द आते हैं? आत्मसमर्पण, एक मिनट, आत्मसमर्पण, वनित मनोभाव, त्याग साधना, तपश्चर्या, संयम शब्द, ये जो शब्द है बार बार यानी पुनरावृत्ति होती है। उसे स्पष्ट जिन रचनाओं में यह शब्द मानवीय गुणों पर अधिक बल मिलता है, यानी जिन रचनाओं में यह शब्द बार बार आते हैं, उन रचना में समझने का कि मानवीय गुण जो है वह मानवीय गुणों पर यह रचना लिखी हुई है। श्रेष्ठ कृतियों की संज्ञा देंगे, यानी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में यह उपयुक्त शब्द आएंगे। कौन से? मानवतावादी दृष्टि से, यानी कौन से? अभी आत्मसमर्पण, विनीत मनोभाव, त्याग साधना, तपश्चर्या, संयम शब्द, यह जो आएंगे संयम, यह यदि आते हैं तो समझने का कि उनकी जो रचना है वह रचना उन्हें एक मानवीय गुणों पर अधिक बल मिलता है और उन श्रेष्ठ कृतियों की संज्ञा, यानी यह श्रेष्ठ कृति है ऐसा समझा जाता है। इसी को वे प्रयोजनातीत भी कहते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी को प्रयोजनातीत भी कहते हैं। किसको? जो ये उपयुक्त शब्द, ये आत्मसमर्पण, वनित भाव, त्याग साधना, तपश्चर्या, संयम, यह जो शब्द बार बार आते हैं और यह जो है उनके कृति को एक श्रेष्ठ कृति बताते हैं, और उन्हीं की संज्ञा देने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको प्रयोजनातीत भी कहते हैं। द्विवेदी जी ने मनुष्यता को साहित्य और रस का पर्याप्त माना है।
मान लिया है। यानी द्विवेदी जी ने मनुष्यता को किसके साथ जोड़ा है? साहित्य और रस का पर्याय माना है। इससे एक बड़ी बाधा यह उत्पन्न होती है कि साहित्य और असाहित्य के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। साहित्य पहले साहित्य है, यानी साहित्य पहले साहित्य है और उसके बाद मानवता में आता है, इसके बाद कुछ और। द्विवेदी जी आलोचना में साहित्य का, यानी द्विवेदी जी आलोचना में साहित्य का पक्ष सूख जाता है, केवल कुछ और पक्ष ही विवेचित होता है। वस्तुतः उनका ठीक ठीक मूल्यांकन व्यावहारिक समीक्षा के आधार पर किया ही नहीं जाना चाहिए। यानी व्यावहारिक समीक्षा के आधार पर उनका द्विवेदी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वे विचारों के समीक्षक, क्रिटिकल आइडियाइज और उनका महत्व साहित्य के मूल्यों के बदलने तथा उन्हें नवीन मानवतावादी मूल्यों से जोड़ने में है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का पुनर्मूल्यांकन करना, कबीर के विवेचन में परंपरा मुक्त काव्य संबंधी स्थिर मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, बिहारी की रीतिबद्धता या रीति सिद्धता का विरोध आदि उपलब्धियां है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी उपलब्धियां है? तो वह आदिकाल का पुनर्मूल्यांकन करना, यह एक उनकी उपलब्धि है। कबीर के विवेचन में परंपरा मुक्त काव्य संबंधी स्थिर मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, बिहारी की रीतिबद्धता या रीति सिद्धता के विरोध करना, यह उनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपलब्धियां एवं उसकी समीक्षा का या आलोचना का एक सफल चरण माना जाता है। अगले जो आलोचक है वह हैं नगेंद्र, और नगेंद्र का जन्म जो है वह 1915 में होता है। नगेंद्र का जन्म नगेंद्र ने हिंदी आलोचना को व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों दृष्टियों से संबंधित किया। यानी नगेंद्र ने हिंदी आलोचना को व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों पक्षों में रखा है। उनकी दोनों प्रकार की आलोचनाओं को विश्लेषण करने पर निश्चित हो जाता है कि वे रसवादी आलोचक है। यानी बच्चन सिंह ने नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा है, याद रखिए। अपने रस सिद्धांत ग्रंथ में उन्होंने रस की सांगोपांग विवेचना करते हुए इसे पुनः प्रतिष्ठित करने का पांडित्यपूर्ण प्रयास किया है। यानी नगेंद्र का एक ग्रंथ है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत ग्रंथ में, एक मिनट, ये नगेंद्र का एक ग्रंथ है रस सिद्धांत। इस ग्रंथ में उन्होंने रंग सांगोपांग विवेचना की, यानी रस की ही सांगोपांग उन्होंने विवेचना की है रस सिद्धांत में। इसे पुनः प्रतिष्ठित करने का पांडित्यपूर्ण प्रयास भी किया है। किसने? नगेंद्र ने। रसवाद पर जितना एकांतिक आग्रह नगेंद्र जी का दिखाई पड़ता है उतना अन्य किसी का नहीं। यदि वाजपेयी, द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनाओं के वृत्त बनाए जाए तो वाजपेयी की स्थिति मध्यवर्ती ठहरती है। उनकी वृत्ति परिधि एक और द्विवेदी की वृत्ति परिधि का पर्च करती है तो दूसरी ओर नगेंद्र की। द्विवेदी जी और नगेंद्र की परिधियां एक दूसरे से अछूती रह जाती है। द्विवेदी की मानवतावादी सिद्धांतों की समीक्षा में साहित्योत्तर तत्वों की बहुलता है। यानी द्विवेदी के आलोचना में मानवतावादी सिद्धांतों को देखते हैं तो समीक्षा में साहित्योत्तर यानी साहित्य को छोड़कर भी तत्व मिलते हैं। वाजपेयी साहित्यिक मूल्यों पर बल देते हुए भी यथास्थान साहित्यिक मूल्यों का प्रयोग करते हैं। यानी जो वाजपेयी है, नंद दुलारी वाजपेयी, वह क्या कहते हैं कि उनके साहित्यिक मूल्यों पर बल देते हैं और साहित्य को भी वह साथ लेकर चलते हैं। किंतु नगेंद्र एकांततः साहित्यिक समीक्षा सिद्धांत के पक्षपाती है। साहित्येतर मूल्यों से उनका संबंध प्राय नहीं, यानी वो साहित्य को छोड़कर अन्य मूल्य नहीं लेते हैं। सर्वप्रथम छायावादी आलोचक के रूप में ही उन्हें ख्याति मिली। यानी नगेंद्र भी छायावादी आलोचक है और छायावादी आलोचक के रूप में ही ख्याति प्राप्त हुई है। प्रीति और विस्मय से समन्वित छायावादी काव्य की अंतर्मुखी साधना, सौंदर्य चेतना और कलात्मक छवियों से वे विशेष आकृष्ट है।
सुमित्रा यानी उनकी किताब है सुमित्रा नंदन पंत। नगेंद्र की किताब है, आलोचनात्मक किताब है सुमित्रा नंदन पंत शीर्षक पुस्तक इसी मनोदशा का परिणाम है। किस मनोदशा का? जो कि वह सौंदर्य चेतना या कलात्मक छवियों से परिणाम है। सुमित्रानंदन पंत के एक वर्ष बाद ही साकेत एक अध्ययन का प्रकाशन हुआ। यानी सुमित्रानंदन पंत इस आलोचना का प्रकाशन होने के बाद उसका दूसरा एक ग्रंथ निकलता है, साकेत एक अध्ययन का प्रकाशन हुआ। उनकी शास्त्रीय रुचि का भी परिचायक है। रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता के अध्ययन मनन तथा लेखन के सिलसिले में उनकी रसवादी दृष्टि पूर्णतः स्पष्ट हुई है। रस या आनंद के प्रति नगेंद्र जी का आग्रह शंका पैदा करता है कि क्या ये जीवन और जगत को साहित्य से अनिवार्यतः संपृक्त नहीं मानते। जब वे कहते हैं, यानी फिर नगेंद्र कहते हैं, मानव अपने अंतरतम रूप में जो है वही साहित्य का विषय है। यानी नगेंद्र साहित्य किसे कहते हैं? मानव अपने अंतरतम, यानी मानव अपने हृदय में रूप में जो है वही साहित्य है। जहाँ वह न नीतिवादी है और न बुद्धिवादी, वहाँ पर रागात्मा है और उसी से साहित्य का सीधा संबंध है। नवनिर्माण निर्माण का लक्ष्य है, कल्याण सृजन का लक्ष्य है, आनंद आप इसे दोष मानिए या गुण। मेरी अंतर्मुखी प्रवृत्ति आनंद से बढ़कर आत्मकल्याण अथवा लोक कल्याण की कल्पना करने में व्यर्थ है। मेरा व्यवसाय और उपयुक्त शंका और भी मेरा व्यवसाय और साहित्य सृजन तब उपयुक्त शंका और भी दृढ़ हो जाती है। नगेंद्र ने रीतिकाल को महान नहीं कहा है, यानी नगेंद्र ने रीतिकाल को महान नहीं कहा है, पर उसे काव्य मानने में उन्हें एतराज नहीं है, यानी काव्य माना है क्योंकि उसे आनंद की उपलब्धि होती है। सियाराम शरण का काव्य संयम और त्याग से तफफूत होने पर भी जीवन को सरस नहीं बना पाता। व्यक्तिवादी कवियों की निश्चल आत्म अभिव्यक्तियाँ काफ़ी प्रभावशाली है, पर उनके व्यक्तित्व में रस आनंद रागात्मकता को भी श्रेयस्कर मानते हैं। वे व्यष्टि वृत्ति से समष्टि वृत्ति को अधिक उत्कर्षपूर्ण मानते हैं। नगेंद्र की व्यावहारिक आलोचना तथा सैद्धांतिक आलोचना में प्रीतिकर एक सूत्रता दिखाई पड़ती है। यानी उनकी आलोचना में, व्यावहारिक आलोचना और सैद्धांतिक आलोचना में एक प्रीतिकर एक सूत्रता दिखाई पड़ती है। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रों का हिंदी अनुवाद कराने में सबसे अधिक योग दिया। यानी हिंदी आलोचना, यानी जो पाश्चिमात्य की जो पश्चिम के जो महत्वपूर्ण काव्य आलोचना थी या काव्य शास्त्र ग्रंथ थे, उनका उन्होंने में अनुवाद किया है नगेंद्र ने सबसे अधिक, और इसका जो योग है उसको दिया जाता है। उनकी प्रेरणा से आचार्य विश्वेश्वर ने अभिनव भारती, वक्रोक्ति जीवित, ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण आदि का हिंदी अनुवाद किया। यानी नगेंद्र से प्रेरणा लेकर आचार्य विश्वेश्वर ने अभिनव भारती, वक्रोक्ति जीवन, नाट्य दर्पण, ध्वन्यालोक इनका हिंदी अनुवाद किया है विश्वेश्वर ने। किसकी प्रेरणा लेकर? नगेंद्र की। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ क्लासिकल ग्रंथों का अनुवाद नगेंद्र की देखरेख में हुआ। अरस्तु का काव्यशास्त्र, लांगुनस का दी सबलाइटम, होरेंस की आर्स पोएटिका के हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। सेंट सबरी के लोजाइस क्रिटिकाई के ढंग की पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय परंपरा के नाम से यूरोप के प्रतिनिधि आलोचकों के मूल सिद्धांतों का एक संकलन भी नगेंद्र के संपादक में प्रकाशित हुआ है। इन अनुवादों से दो लाभ हुए हैं। एक तो यह कि हिंदी का समीक्षक मूल ग्रंथों के आधार पर उनमें सम्यक मनन चिंतन द्वारा अपनी स्वतंत्र मान्यताएं बना सकता है, और दूसरा यह कि इससे स्वयं नगेंद्र को अपने समीक्षा सिद्धांतों संतुलित और मानवीय समन्वित बनाने के लिए बृहत आयाम मिला है। अभी यहाँ से मार्क्सवादी आलोचना प्रारंभ होती है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 के साथ ही मार्क्सवादी आलोचना का प्रारंभ
मानना चाहिए। यानी प्रगतिशील संघ की स्थापना जो 1936 में हुई थी, वहीं से मार्क्सवादी आलोचना का आरंभ मानना चाहिए। सन 1936 में ही शिवदान सिंह चौहान ने भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, यानी भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, यह शिवदान सिंह चौहान ने जो 1936 में ही यह लेख लिखा था। सन 1937 में विशाल भारत पत्रिका में इन्होंने प्रकाशित किया था। शिवदान सिंह चौहान ने भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया, जो 1937 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यदि यह कहना जाए कि इस लेख से ही मार्क्सवादी आलोचना की पहल की गई तो अनुचित न होगा। यानी नगेंद्र बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि इसी लेख से, यानी इस विशाल भारत में जो शिवदान सिंह चौहान का लेख प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। इसी लेख से ही मार्क्सवादी आलोचना का प्रारंभ बच्चन सिंह मानते हैं। चौहान के इस लेख का विरोध भी हुआ। उनमें भौतिकवाद का जोश अधिक था, लेकिन यह जोश उस समय के सभी लेखकों रामविलास शर्मा, रांगे राघव, अमृत राय आदि में भी कम नहीं था। हंस का संपादकत्व ग्रहण करने के पश्चात चौहान ने प्रगतिवाद का जमकर समर्थन करना शुरू किया। यानी हंस पत्रिका का प्रकाशन संपादक जो है प्रेमचंद ने किया है, और शिवदान सिंह चौहान ने भी किया है। सन 1946 में उनका एक दूसरा लेख साहित्य की परख छपा। यानी शिवदान सिंह चौहान का दूसरा लेख जो 1946 में साहित्य की परख नाम से छपा था। अगला है प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले आलोचक रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणियां की गई थी। इस लेख ने तीखे विवाद को जन्म दिया। कहना न होगा कि कुत्सित समाजशास्त्र से मार्क्सवादी आलोचना अभी भी पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकी। चौहान जी की कई पुस्तक प्रकाशित हुई है, लेकिन उनमें आलोचकीय दृष्टि का अभाव है। प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव आदि का लेख अत्यंत सामान्य स्तर का रहा है। हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी अंतर्दृष्टि के प्रवेश का श्रेय रामविलास शर्मा को दिया जाता है। यानी हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का जो श्रेय है, यानी हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी जो तत्व है वह किसने लाए हैं, तो रामविलास शर्मा ने लाए हैं। यानी रामविलास शर्मा ही हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी आलोचना के जो प्रवर्तक है, वह हिंदी में रामविलास शर्मा माने जाते हैं। अभी रामविलास शर्मा ही यह अगले के आलोचक है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षा के शिखरस्थ आलोचक है। यानी रामविलास शर्मा यह हिंदी साहित्य में या हिंदी में मार्क्सवादी समीक्षा के शिखरस्थ है, यानी प्रवर्तक है। उनके आलोचनात्मक विकास को दो चरणों में विभक्त किया जाता है। यानी रामविलास शर्मा के आलोचना को दो चरणों में, दो भागों में, एक जो है सन 1955 पहला चरण 1955 के बाद का चरण है। यानी उनके पहले चरण जो है 1955 के बाद का पहला चरण जो है वह रामविलास शर्मा का आलोचना में पहला चरण माना जाता है। स्मरण रखना चाहिए कि सन 1955 में उनकी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना प्रकाशित हुई थी। यानी यह महत्वपूर्ण किताब है और परीक्षा में पूछी गई किताब है। रामविलास शर्मा की जो पहली किताब थी आलोचनात्मक, वह थी 1955 में। उनकी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना प्रकाशित हुई थी जो 1955 में। यही से उनकी आलोचना का नया अध्याय शुरू होता है। उनकी आलोचना पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर, संयमित और साहित्यिक हो उठती है। इसे शुक्ल जी का प्रभाव ही समझना चाहिए और इतिहास का तगाजा भी। इसके पूर्व के आलोचक यानी रामविलास शर्मा के पूर्व के आलोचक कौन थे? नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिन मुद्दों पर शुक्ल जी का विरोध किया है वे सही है, किंतु शुक्ल जी की गहरी साहित्यिक सामाजिक समीक्षा दृष्टि की ओर उनका ध्यान नहीं गया। शर्मा जी ने सबसे पहले शुक्ल जी की समीक्षात्मक प्रणाली और सामाजिक दृष्टि के महत्व की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी
शर्मा जी, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? सबसे पहले उन्होंने शुक्ल जी की जो समीक्षात्मक प्रणाली सामाजिक दृष्टि के महत्व की ओर गई, यानी सामाजिक दृष्टि की ओर शुक्ल जी की ओर देखा, ध्यान आकृष्ट किया। अपनी पुस्तक के दूसरे संस्करण में विश्व प्रपंच के आधार पर यही बताया कि शुक्ल जी सुसंगत ढंग से भौतिकवादी नहीं है, वह भाववादी है। यानी रामविलास शर्मा ने शुक्ल जी जो है भाववादी माना है, भौतिकवादी नहीं माना है। वस्तुनिष्ठ भाववादी। इसी दृष्टिकोण के कारण शुक्ल जी अध्यात्म, रहस्य, कलावाद आदि का खंडन करते हैं। वे साहित्य को सामंतवाद, साम्राज्यवाद, रीतिवाद से मुक्त करना चाहते थे। पर शुक्ल जी की वकालत करने के कारण उन्होंने द्विवेदी को प्रतिवादी मान लिया है। यानी रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रतिवादी माना है। शुक्ल जी के समर्थन में वे द्विवेदी जी पर वकील की तरह आक्रमण करते हैं, जो तथ्यपरक है और न रामविलास शर्मा जी जैसे आलोचक की मर्यादा के अनुरूप। पूर्ववर्ती आलोचकों में युवा आक्रोश, साहस और अखड़ता है, तो प्रवर्ती आलोचना में संयम, संतुलन और विवेक का पहनापन है। अखड़ता भयनिष्ठ है। सन 1955 के पहले उनकी 4 मुख्य पुस्तकें प्रकाशित हुई। यानी रामविलास शर्मा की 1955 के पहले ही 4 आलोचनात्मक कृतियाँ प्रकाशित हुई थी। पहली कृति है प्रेमचंद, जो 1941 में प्रकाशित होती है। दूसरी कृति है भारतेंदु युग, 1942 में प्रकाशित होती है। प्रेमचंद और उनका युग, जो 1953 में प्रकाशित होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो 1953 में प्रकाशित होती है। यह रामविलास शर्मा की 1955 से के पहले की पुस्तकें थी। हिंदी नवजागरण और परंपरा को समझने के लिए आज भी उनका महत्व है। यानी हिंदी नवजागरण की परंपरा को समझने के लिए आज भी रामविलास शर्मा का महत्व है। पर उस समय के शर्मा जी का अतिरेकीवादी उत्साह संयमित और असंतुलित है। उनके प्रेमचंद के बारे में गोर्की, तोल्स्ताय और दास्ताएवस्की तथा पानी भरे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगे शेक्सपियर को कोड़ी का नाटककार था, किंतु उनकी पुस्तकों के बाद संस्करणों में इन अंशों को हटाकर उन्होंने अपने को स्वयं संशोधित कर दिया। यह उनके विकास का ही सूचक है। सन 1955 के बाद लिखी गई उनकी मूल्यवान कृतियाँ, यानी 1955 के बाद उनकी जो भी शर्मा जी की कृतियाँ है वह मूल्यवान है। उसके आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना खंड 1, 2, 3 1969, 1972 एवं 1976, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, प्राचीन भारत के भाषा परिवार 1979 तथा 1981, और भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद 1982 तथा मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1985, यह उनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ है शर्मा जी की। निराला की साहित्य साधना शर्मा जी की अपनी साहित्य साधना भी है। निराला की जो यह महत्वपूर्ण कथन है पूछा गया है, निराला की साहित्य साधना शर्मा जी की अपनी साहित्य साधना भी है। साधना के पहले खंड में इतने व्यापक और अंतर्विरोधपूर्ण परिप्रेक्ष्य में निराला को रखकर कवि की जो जीवनी तैयार की गई है, वह अपनी प्रामाणिकता, गंभीरता और चारुत्व में अद्वितीय है। यह जो है बच्चन सिंह का कथन रामविलास शर्मा के बारे में है। यह खंड जीवनी साहित्य की मूल्यवान उपलब्धि है। इससे निराला की काव्य सृजना, रचना प्रक्रिया, तकनीकी युक्ति के अनेक सूत्र मिल जाते हैं। दूसरे खंड में निराला की प्रगतिशील चेतना के साथ यथासंभव उनकी रहस्यवादिता का भी उद्घाटन किया गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि यह आज की वीडियो में यह समाप्त नहीं होगा और कल का वीडियो बहुत कम हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो इतना पेज लेते हैं और आज की वीडियो में रुकते हैं, और वह कल के वीडियो में हम इस ग्रंथ को पूरा समाप्त करेंगे, क्योंकि 5 पन्ने नहीं हो सकते। 5 यानी मेरे ख्याल से 10-12 पन्ने नहीं हो सकते आज की वीडियो में। तो नई कविता के यहाँ से शर्मा जी की पूर्ववर्ती कृतियों में लेखकों की तकनीकी विशेषज्ञताओं का उद्घाटन नहीं है, किंतु प्रवर्ती पुस्तकों में साहित्य तकनीक पर उनकी अचूक पकड़ दिखाई पड़ती है।
भाषण कला के माध्यम से निराला की अनेक कविताओं की अर्थता को बारीकी से देखा गया है। शुक्ल जी की परंपरा के अनुसार वे निराला में अलंकार भी देखते हैं। नई कविता के प्रति उनका रुख कुछ उसी प्रकार का नकारात्मक है जैसा शुक्ल जी का छायावाद के प्रति। जिस प्रकार छायावाद के प्रति नकारात्मक विचार जो था शुक्ल जी का, उसी प्रकार जो अलंकार के प्रति नकारात्मक दृष्टि जो थी रामविलास शर्मा की है। छायावादी कविताओं को वे भारतीय जनता के संघर्ष का साहित्य कहते हैं। यानी छायावाद की कविता को भारतीय संघर्ष का साहित्य किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। रामविलास शर्मा ने कहा है भारतीय जनता के संघर्ष का साहित्य, किंतु उनके रहस्य रुझान का विरोध करते हैं। नई कविता में छायावाद की कमजोरियों को अपनाया गया है। यानी नई कविता में छायावाद की कमजोरियों को दिखाया है। नई कविता के अंतर्गत वे मुक्तिबोध में जबरदस्ती रहस्यवाद, अस्तित्ववाद ढूंढते हैं और केदारनाथ अग्रवाल की सपाट सिद्धांतवादी कविताओं की सराहना करते हैं। ये कमजोर शुक्ल जी में भी थी, रामविलास शर्मा में भी है। इनका एक प्रमाण यह है कि वे नागर को महान उपन्यासकार कहते हुए नहीं थकते। यानी अमृतलाल नागर को रामविलास शर्मा ने महान उपन्यासकार कहा है। वे अच्छे उपन्यासकार है किंतु महान नहीं है। या फिर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि अमृतलाल नागर जो है वह अच्छे उपन्यासकार है लेकिन महान नहीं है, लेकिन रामविलास शर्मा ने उनको महान उपन्यासकार कहा है। डॉक्टर दिवागो पर लिखी गई उनकी समीक्षा अत्यधिक रूप से एकाकी है। उनकी समीक्षा की मुख्य देन यह है कि उन्होंने प्रगतिशील तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों की पहचान कराने की एक दृष्टि दी। हिंदी साहित्य को नवजागरण तथा हिंदी जाति की अस्मिता से जोड़ा। यदि वे समीक्षा के क्षेत्र में वकालत की शैली का प्रयोग न करते, अपने पक्ष में समर्थन में तोड़े मरोड़े उदाहरण न देखते, तो उनकी समीक्षा अधिक संतुलित होती। अपनी इन त्रुटियों के बावजूद हिंदी समीक्षा को उनका अवदान हमेशा दिशा निर्देश देता रहता है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों, जिस प्रकार निराला ने कविता के छंदों को मुक्त किया, उसी प्रकार आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त करने का श्रेय जो है रामविलास शर्मा ने किया है। तो नामवर सिंह से हम जो है आगे देखते हैं, नहीं तो साटोत्तरी आलोचना यह जो है रामविलास साटोत्तरी आलोचना पर रुकते हैं। यह हम देखते हैं। नामवर सिंह रामविलास शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल की परंपरा से प्रभाव ग्रहण करते हैं। यानी नामवर सिंह ने किनसे प्रेरणा ली है, किसका प्रभाव है नामवर सिंह पर? तो रामविलास शर्मा का है, बालकृष्ण भट्ट का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है और रामचंद्र शुक्ल के परंपरा का प्रभाव है, यह एक प्रेरणा है। नामवर सिंह रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा की परंपरा से है। उनका मानना है कि नामवर सिंह का मानना है कि राजनीतिक व्यक्तित्व के अभाव में सार्थक साहित्य नहीं रचा जाता। यानी राजनीतिक व्यक्तित्व के अभाव में, राजनीतिक व्यक्तित्व के अभाव के कारण अभाव यदि होता है, कोई जो राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है किसी के अंदर, तो वह साहित्य नहीं लिख सकता। ऐसा नामवर सिंह का मानना है, लेकिन लिख सकता है। इतिहास को मुख्यतः रचना के भीतर से समझना चाहिए। वे मार्क्सवाद की ऐतिहासिक दृष्टि को लेते हुए भी उसके जागरण से बचते हैं। मार्क्सवादी आलोचकों में वांग्यर्थ प्रतिपत्ति या शब्दार्थ मीमांसा पर शायद ही कोई दूसरा इतना बल देता होगा। इसे आलोचना में एक प्रामाणिकता आती है, किंतु इसके अपने खतरे भी है। इतिहास का नियंत्रण छूट जाने पर रूपाशक्ति बढ़ जाती है। निर्मल वर्मा के प्रसंग में नामवर जी के साथ ऐसा ही कुछ घटित हुआ है। यो कहानी और नई कहानी में कहानी की आलोचना, नया एथेंटिक्स खोजा गया है। छायावाद पुस्तक में उनकी काव्यात्मकता और सामाजिक आर्थिक स्थितियों को अपृथक निर्वत्य ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रहस्यवाद की प्रगतिशील भूमिका पर नए सिरे से विचार हुआ, किंतु उनकी सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।
कविता के नए प्रतिमान से बहुतों की असहमति है। इसमें मुक्तिबोध उनके मॉडल है। मुक्तिबोध पर इनकी गहराई से पहले पहल इसकी पुस्तक में विचार किया गया है। दूसरी परंपरा की खोज, यह नामवर सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरी परंपरा की खोज उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। किंचित अपेक्षित के प्रवेश के बावजूद इनमें उनकी विकसित इतिहास दृष्टि, वांग्यार्थ प्रतिपत्ति और रचना धार्मिकता का पूरा संश्लेषण दिखाई पड़ता है। वस्तुतः उनकी आलोचना में इन्हीं 3 सूत्रों की बुनावट है। अभी अगले जो आलोचक है उनका नाम है इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान मुख्यतः आधुनिक साहित्य के आलोचक है, यानी आधुनिक साहित्य के आलोचक इंद्रनाथ मदान हैं। वे साहित्य को किसी वाद विशेष के माध्यम से आकलित नहीं करते, यानी किसी वाद विशेष से वह साहित्य को नहीं देखते। अपने इधर की आलोचनाओं में कृति की राह से गुजरने पर बल देते हैं। कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि से संबंध उनकी कई पुस्तकें हैं। यानी इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियाँ कौन सी है? प्रेमचंद एक विवेचन। इंद्रनाथ मदान की पुस्तकें हैं प्रेमचंद एक विवेचन, आलोचना और काव्य, आधुनिक कविता का मूल्यांकन, ये उनकी महत्वपूर्ण कृति है इंद्रनाथ मदान की। प्रेमचंद पर विवेचन, आलोचना और काव्य, आधुनिक कविता का मूल्यांकन, यह जो है महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। कृति की राह से गुजरकर आलोचना करते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में एक तरह की वस्तुनिष्ठता आ जाती है। इधर उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक में आधुनिकता के तत्वों को अभिनिवेशपूर्वक खोजा है। इससे आधुनिकता बोध के व्यावहारिक पक्ष को उजागर किया जा सका है। इससे संदेह नहीं कि व्यावहारिक धरातल पर इस बोध को स्पष्ट करने का जितना प्रयास मदान ने किया है उतना और किसी ने नहीं। पर वे बराबर वस्तु को पकड़ते हैं, साहित्य के रूप को नहीं। मार्क्सवादी शिविर के भीतर और बाहर बहुत से आलोचक हैं। उनमें यानी मार्क्सवादी शिविर यानी मार्क्सवादी आलोचना से बाहर या भीतर भी बहुत से हैं। उनमें है महत्वपूर्ण आलोचन नलिन विलोचन शर्मा, देवराज नेमीचंद्र जैन, चंद्रबली सिंह, विजय देव सिंह स्नातक, रघुवंश, विजय देवनारायण शाही, विश्वनाथ उपाध्याय, रामचंद्र तिवारी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश कुंतल, मेघ, देवीशंकर अवस्थी, शिवकुमार मिश्र, परमानंद श्रीवास्तव, धनंजय वर्मा, गोपाल राम, विजय मोहन सिंह, मैनेजर पांडे, किशोर नवल, चंद्रकांत वांदिवडेकर, यह महत्वपूर्ण उपन्यास आलोचक है। और यह आलोचक जो है वह मार्क्सवादी आलोचना से बाहर भी है और भीतर भी है। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं और कल के वीडियो में हम यहाँ से देखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी वह यही उनके नाम है, विश्वनाथ त्रिपाठी, निर्मला जैन, नित्यानंद तिवारी, विश्वनाथ तिवारी आदि उल्लेखी है। यह जो है मार्क्सवादी आलोचना के बाहर के है आलोचक है। कल के वीडियो में हम साटोत्तरी आलोचना, आधुनिकतावाद, मार्क्सवादी और पाठ केंद्रित यहाँ से हम कल की वीडियो में देखते हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो है हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास का, यह कल अंतिम क्लास होगी हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास पर। और उसके बाद हम मिलते हैं नेट के पाठ्यक्रम में निबंधों के साथ। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।